हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, देखेंगे आज ये 2022 के मॉडल पेपर को लेकर के हम आए हैं। ये साइंस का है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्क्रीन पे, ठीक है। अगर मेरे प्यारे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के आपका 2 नियम है। कितना? 2। कौन कौन हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ ले, विवेचना के साथ समझेंगे, ठीक है। ये ले लीजिए, मान लीजिए कि एक आपका ये कोई मिरर हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है। ये कलई किया हुआ है, इसको बोलते हैं, ये देखिए ये किसी प्रकाश स्रोत से होकर के, मान लीजिए कि यहाँ से एक टर्च है, इस टर्च से हुआ प्रकाश निकला, ठीक है। टर्च से प्रकाश, तो एक किरण को हम ले लिए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम, ये निकला, ये जाके दर्पण से टकराया, इसको मिटा दे, दर्पण से जाके टकराया, तो इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, ठीक है। आप आई होप समझिएगा, इसको आपतित किरण है। ये टकरा करके यहाँ से ये जो लौटा, तो इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण, ठीक है। ये गया तो आपतित किरण और लौट के आया तो परावर्तित किरण, ठीक है। इस पर अगर एक नॉर्मल डाल दें यानी अभिलंब डाल दें, ठीक है, तो ये तीनों एक ही समतल में, तो एक ही ओर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये प्रकाश का फर्स्ट नियम बोलता है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये जो डाला गया लंब जो होता है, ये तीनों आपका एक ही समतल में होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट इसका नियम होगा। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये वाला आपतन कोण है और ये वाला परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण बोलते हैं, ये परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, 2 नियम, सभी कौन कौन नियम हुए वो भी बता दिए। चलिए तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण, अब देखिए वायु की अपेक्षा जो जल है, ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, जल में उससे कम है। अर्थात कहने का मतलब है कि जल जो है सघन माध्यम है और वायु जो है विरल माध्यम है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, ये मान लीजिए कि ये जल हो गया, जल का ये सतह हो गया, ठीक है। ये जल का क्या हो गया, सतह। तो इधर से प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। फिर जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए ये वायु हो गया, तो वायु आपका विरल माध्यम हो गया और ये जो जल हो गया ये सघन हो गया, मतलब सघन यानी घाना हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हो। अब जितना तेज हवा में आप दौड़ सकते हो उतना तेज आप पानी में थोड़ी ना दौड़ सकते हो। ओके, तो वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो यह किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो समझेंगे। तो इसका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अवतल, ठीक है। अपसारी लेंस अवतल को कहते हैं क्योंकि यह इससे जो प्रकाश गुजरता है उसको अभिसारित कर देता है, इसलिए अवतल है, ठीक है। और अगर कहता कि अभिसारी, ठीक है, सब क्लियर, अभिसारी, अगर अभिसारी कहता कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं तो उत्तल को कहते हैं और अपसारी अवतल को कहते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिसारी और अपसारी, अपसारी, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी दोनों में तो बराबर है, लेकिन देखिए अभी यानी आवता, ठीक है, यानी आवता यानी अवतल, ठीक है। अभिसारी अवतल और उत्तल कहेंगे अपसारी को। आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस पर, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेंस के मुख्य फोकस पर। ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस पर आप रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, समान साइज का बनेगा। देख लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए मुख्य एक्सिस हो गया, ये कौन बीम है। अच्छा चलिए, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का। ठीक है, चाहे कोई भी अवतल हो या उत्तल हो। ठीक है, यहाँ मान लीजिए एफ है। ठीक है, तो यहाँ जो होता है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है सेम साइज का बनता है। ठीक है, सेम नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होता है, जितना प्रतिबिंब की लंबाई ये होगा उतना ही इसका भी होगा। ठीक है, आई होप बस यह आप याद रखें कि समान साइज का प्रतिबिंब आपको फोकस पर ही मिलता है। ठीक है, फोकस पर हम रखेंगे तो अभी समान साइज का प्रतिबिंब मिलेगा और वास्तविक मिलेगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। ठीक है, तो देखिए मानव के जो नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो मानव का वह नेत्र का भाग है, उस भाग को कहते हैं हम दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल या रेटिना, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रेटिना और हिंदी में बोलते हैं इसको दृष्टिपटल। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे कि मानव के जिस भाग पर किसी वस्तु, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल यानी रेटिना। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है कि बोल रहा है हमसे कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक की म्यू का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर होता है। देखेंगे अगला है ऑप्शन नंबर में, देखेंगे हम साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर म्यू बराबर जो होता है वो आपका होता है साइन आई और बटा साइन आर। ठीक है, ये आपका ये स्नेल का नियम भी इसको बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से ये चीज़ मिलता है। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 7 नंबर है आपका कि किसी लेंस का आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो आवर्धन का मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, तो आवर्धन का मात्रक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके आपका, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका अगला। तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना जो है मेरे प्यारे, ये है प्रकाश के अपवर्तन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन तो इसमें है नहीं, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन ही इसको रखा जाए। ठीक है, स्पष्ट नहीं दिया है, घुमा करके दे दिया। ठीक है, बात वही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, चालक की लंबाई पर तो करबे करेगा, चालक के अनुप्रस्थ कक्ष के क्षेत्रफल पर भी करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर अर्थात उपयुक्त सभी पर करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप डिटेल पढ़े होंगे। क्वेश्चन अभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर आप टैलेंट होंगे तो ये क्वेश्चन अगर ये भी दे दे और उधर को वो भी क्वेश्चन दे दे तो दोनों आप बना सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर ये या 2 नंबर वो। ठीक है, बोल देता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो सीधी सी बात लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 चालक की लंबाई पर, नंबर 2 चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, नंबर 3 चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्या है भाई, तो निम्नलिखित में आपसे बोल रहा है कि कौन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वाट। शक्ति और विद्युत धारा का मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है और वाट शक्ति का है। तो मेरा बच्चा होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित कितना हो रहा है इसको मापने के लिए हम लोग अमीटर यानी एमीटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, एमीटर का व्यवहार करते हैं। ठीक है, एमीटर का व्यवहार हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, तो किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो आप देख रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर आपको बताता है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। ठीक है,
गैल्वेनोमीटर बताएगा। और धारा प्रवाहित तो हो रही है तो कितना हो रही है वो अमीटर बताता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बताता है। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे तीनों चार टर्म समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आपका है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। तो आप देखिए प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होना चाहिए। प्रतिरोध और गलनांक दोनों अधिक होना चाहिए। तो भाई ये फ्यूज तो होगा नहीं भाई, गलनांक जब ऊंच होगा अधिक होगा तो पता चलेगा कि लो तब तक ले मेरा सब इंस्ट्रूमेंट सब जरिए गया। तथा गलनांक दोनों कम, प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम, प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम, ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। फ्यूज तार की विशेषता ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तो फिर तो धारा तो प्रवाही ज़्यादा होगी और धारा प्रवाहित होगी तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध अधिक और गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। चुंबक जिससे बनाया जाता है उसको हम चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो लोहा से तो बनबे करता है भाई, निकेल से बनता है। अब देखिए पीतल और कोबाल्ट, पीतल से नहीं बन सकता है, पीतल मिश्र धातु है। कोबाल्ट से भी बन जाएगा, ठीक है, पीतल से नहीं बनेगा। ओके, तो समझ गए होंगे पीतल जो है आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, क्या है भाई, तो हमसे बोल रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। हाँ, अंदर की बात बोल रहा है तो अंदर तो शून्य ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे ऑस्ट्रेड, ठीक है। जब भी मान लीजिए किसी तार से होकर के विद्युत धारा अगर प्रभावित हो रही है तो ये चारों ओर ये अपना क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। इस चीज़ की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेड, ठीक है। ऑस्ट्रेड आप पढ़े होंगे, इस तरह से कुछ बनाए थे वो अपना उपकरण, ठीक है, और बना करके देखे थे। इसे एक इस तरह से तार रख दिए थे और यहाँ पे एक सुई चुंबक लगा दिए थे और जैसे धारा प्रवाहित किए थे तो वो क्या हो गया था, सुई में विक्षोभ उत्पन्न हो गया था, ठीक है। सुई में क्या हो गया, विक्षोभ उत्पन्न हो गया था और ये इस तरह से लंबवत हो गया था, ठीक है। तो आई होप इस बात को समझ गए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए लकड़ी तो जैव मात्रा का हिले है, आपका गोबर गैस है, कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नाभिकीय न्यूक्लियस जो फिजन है यानी नाभिकीय जो ऊर्जा है, ये एनर्जी, ये आपका क्या है, जैव मात्रा। मतलब इसमें जीव की मात्रा की अवशेष की बात नहीं है, ठीक है। ये आपका जैव नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, लकड़ी है, गोबर गैस, कोयला है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमसे कि Na2SO4 प्लस PaCl2 रिएक्शन अभिक्रिया BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है। संयोजन, तो संयोजन तो है न द्विविस्थापन, वियोजन और विस्थापन, ठीक है। ये आपका जो है अभिक्रिया, तो एक क्वेश्चन नंबर आपका है 17, इसमें हमसे बोल रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए Na2SO4 जो है Ba के साथ क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, BaSO4 हो जा रहा है प्लस 2Na विस्थापित होकर के एक बार जुड़ जाएगा तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। अब विस्थापित अगर खाली हो जाता मतलब अलग हो जाता तब विस्थापन अभिक्रिया, अब वियोजन, ठीक है। और एक संयोजन, संयोजन मतलब जो जुड़ता है एक दूसरे से जुड़ करके जो बनाएगा संयोजन। अब वियोजन माने अलग होगा तो वियोजन। अब विस्थापन, विस्थापित होगा तो क्या होगा कि आपका विस्थापन अभिक्रिया, और
द्विविस्थापन मतलब विस्थापित होकर के अगर जुड़ जा रहा है फिर से, ठीक है, तो हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखेंगे 18 में हमसे कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होता है 5.6 अम्लीय वर्षा जो होता है, तो अम्लीय वर्षा 5.6 से अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये आपका अम्लीय वर्षा है, ठीक है। अम्लीय वर्षा 5.6 से कम, यानी 5.5 से कम होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको तो 5.5 दिया नहीं है, ठीक है, तो हम 5.6 से कम रखेंगे। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। NaHCO3 जो यौगिक है इसका प्रचलित नाम क्या है। तो ये तो आपका नंबर 1 जो दिया है आपका धोने का सोडा, तो ये होगा नहीं, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे हो जाएगा बेकिंग सोडा। ये जो NaHCO3 जो है ये आपका बेकिंग सोडा का ये इसका प्रचलित नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा का ये सूत्र है। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोल रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। देखिए अपच मतलब समझ रहे हैं, अपच का मतलब होता है खाना खाएं और पचा नहीं, ठीक है। तो इसका उपचार मेरे प्यारे होता है एंटासिड से, ठीक है। एंटासिड एक मेडिसिन है, दवा है, औषधि है, इससे हमारा अपच का उपचार होता है। चलिए इसमें तो कोई बात था नहीं, आगे देखेंगे। आगे हमसे बोल रहा है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए चींटी के डंक में जो होता है आपका मेथोनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथोनोइक अम्ल चींटी के डंक में। ओके, तो मेथासिट्रिक अम्ल तो आपका सिरका में होता है, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। मेथेनोइक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फार्मिक अम्ल जो फार्मिक अम्ल कहिए या मेथेनोइक अम्ल कहिए, चींटी के डंक पे आपका मेथेनोइक या ऑप्शन मेथेनोइक न दे करके फार्मिक दे दे तो फार्मिक अम्ल भी होता है इसका, ठीक है। बात बराबर है दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो आपका होता है सिट्रिक अम्ल तो टमाटर में हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। भाग क्यों रहा है रे भाई, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाएगा? टमाटर में, सीधे याद रखिए, ठीक है। घुमा के पूछ दिया है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑप्शन दे दिया छितराने के लिए। सीधे कह देता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अच्छा वही बात होता है। चलिए आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। CaSO4 × 1/2H2O, ठीक है। CaSO4 × 1/2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रचलित नाम है? तो ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है वो आपका CaSO4 × 10H2O होता है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखिए SO4 × 1/2H2O ये जो किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, देख रहे हैं ना, प्लास्टर किया जा रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या? CaSO4 × 1/2H2O। दोनों तरफ से याद कीजिए। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन है, तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया है वो आपका आंसर में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 25 क्वेश्चन को करवा रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए पारा एक ऐसा धातु है, ठीक है, जो कमरे के ताप पर जो भी हम लोगों का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या द्रव रूप में, द्रव कहिए या तरल कहिए, बात क्या है? बराबर है, ठीक है। आयोडीन तो ये तो चमकीला है, ठीक है। कार्बन आप समझ रहे हैं, सल्फर समझ रहे हैं, ठीक है। आपका पारा जो हो जाएगा ये इसमें आपका क्या हो जाएगा?
जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अगर कह दे या तरल अवस्था में कह दे, बात क्या है, बराबर है। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, क्योंकि परीक्षा का टाइम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ओके।